एल्काइन बोलते हैं। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इस तरह कंपाउंड्स को बोलते हैं एल्काइन, और इसका फॉर्मूला CnHn2 - 2 होता है ना। और फर्स्ट जो कंपाउंड होता है इसका आप देख सकते हो क्या होगा, इसको ये नाम दिया जाता है मिथाइल एसिटिलीन कह सकते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोपाइन है ना, क्योंकि नहीं यहाँ पे क्या है, नहीं सॉरी क्या है, यहाँ पे देखिए ये जो आपका फर्स्ट कंपाउंड है, उसके बाद इसको बोलते हैं इथाइन या एसिटिलीन। ओके, तो इसको याद रखिएगा। ओके चलिए, तो दे आर द मोस्ट एसिडिक है ना, मोर एसिडिक होता है देन एल्कीन्स एंड एल्काइंस। ऐसा क्यों होता है, देखो एसिडिटी इनके अंदर क्यों होती है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करते हैं ना कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात करें, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है और कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस कार्बन पे जो हाइब्रिडेशन होता है क्या होता है, sp होता है, सॉरी sp होता है, क्या होता है, sp होता है इस कार्बन पे, और यहाँ जो कार्बन है sp2 होता है, और यहाँ जो कार्बन है sp3 होता है। तो नंबर परसेंटेज की बात करें ना, तो s जो परसेंटेज होता है यहाँ पे 50% होता है, यहाँ पे आपको 33% है ना। s यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे सॉरी यहाँ 50% है, और यहाँ पे आपको 25% है, ठीक है, और यहाँ पे 33% है, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ एस बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू अदर, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो परसेंट ऑफ एस करेक्टर बढ़ने की वजह से एसिडिटी ऑफ अल्काइन बात बढ़ जाती है, तो अल्काइन इज मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू अदर, ठीक है, इसको याद रखना इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइसोमेराइजेशन की बात करते हैं। आइसोमेराइजेशन क्या होता है आपको पता है, ठीक है। एल्काइन एक तो इनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो यहाँ पे अगर ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो कैसे बनता है, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है ना। पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, कैसे बनता है, ऐसे, ठीक है, कार्बन कार्बन। फिर पाई बॉन्ड एक तो ऐसे बनता है और दूसरा कैसे बनता है, ऐसे बनता है, तो इस तरीके से बन गया, और दूसरा कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ पे बाकी जो है हाइड्रोजन बन जाएगा, या जो भी बन जाएगा, इस तरह स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। चलिए, तो आइसोमेरिज्म की बात करते हैं ना, तो आइसोमेरिज्म में अगर देखें तो इथाइन डज नॉट शो एनी टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, यहाँ बोल सकते हैं यहाँ पे अदर एल्काइंस कैन फॉर्म चेन पोजीशन एंड फंक्शनल ना। यहाँ पे इथाइन की बात करें, इथाइन का मतलब है कि दो, यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे किस तरह की आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाएगा, लेकिन अदर एल्काइन की बात करते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पोजीशन कर सकता है। यहाँ देखो इनमें और इनमें देखो, तो यहाँ पे कह सकते हो ये आप फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो सकते हैं। यहाँ देखो ए और बी क्या है, पोजीशन आइसोमर्स है, ए और बी पोजीशन, क्यों डबल बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग है, तो पोजीशन आइसोमर्स हो जाएंगे। फिर ए और सी आर द चेन आइसोमर, ए और सी कहाँ है, ए और सी है ना, इनमें चेन में फर्क है, नंबर ऑफ कार्बन में फर्क है, पोजीशन सब सेम है, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे 4 है, तो ये चेन आइसोमर्स हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ए और डी की बात करें तो ये फंक्शनल ग्रुप है, कौन, ए और डी कहाँ, ए और डी, तो यहाँ देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड सिर्फ है, तो ये दोनों आपस में कैसे आइसोमर्स है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है। ओके, तो ये देखिए ये प्रोपाइन है और यहाँ पे साइक्लोप्रोपीन है, दीज आर द रिंग चेन आइसोमर, क्या बोलेंगे इसको, रिंग चेन आइसोमर्स बोलेंगे, ठीक है। चलिए स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसका कैसे होता है इसका, तो अभी बताया मैंने ऊपर, लीजिए फिर से बता देते हैं, थोड़ा सा स्टाइलिश बनाते हैं, ठीक है, ड्रॉ करते हैं इसको। यहाँ पे देखिए अगर हम कार्बन कार्बन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल है इस तरीके से है ना, और ये जो ऑर्बिटल है इस तरह से, यहाँ पे अगर मान लो कि हाइड्रोजन अगर है इस तरह से हो जाएगा, है ना, अगर ये हाइड्रोजन एटम है, और यहाँ पे जो बॉन्ड बना है कैसे बना है, यहाँ पे जो पी ऑर्बिटल है इसका जो पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप किया है सिग्मा बॉन्ड, इस तरह से ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, दूसरा जो ऑर्बिटल है इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, तो इनके बीच में ओवरलैपिंग है, तो ये बन जाएगा पाई बॉन्ड, ये बन जाएगा पाई बॉन्ड, और ये वाला कौन है, सिग्मा बॉन्ड, और इससे जो बनने वाला है ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड, तो ये आपका एल्काइन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। 2 पाई बॉन्ड और एक, तो कभी कभी 3 बॉन्ड बना है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो ये आपका सिग्मा है और ये भी आपका सिग्मा है, यहाँ पे एक सिग्मा और यहाँ पे पाई और यहाँ पे क्या है, पाई है। तो यहाँ पे पूछा जाएगा भाई नंबर ऑफ सिग्मा पाई बताइए, आप गिन सकते हो 1 2 3 4, कितने सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड और
नंबर ऑफ पाई बॉन्ड की बात करें तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2, तो कुल बॉन्ड कितने हो जाएंगे बताइए। कुल बॉन्ड यहाँ हो जाएंगे, यहाँ पर अगर एक कोई भी स्ट्रक्चर पूछ दे तो यहाँ पे इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के बारे में अच्छा हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ जो कार्बन है वो कैसा है, कार्बन के ऊपर जो हाइब्रिडाइजेशन वो कैसा है, sp है। कैसा है, यहाँ भी कैसा है, sp है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है ना, इस बॉन्ड के और इस बॉन्ड के बीच का जो है एंगल होगा, कैसा होगा, कार्बन और हाइड्रोजन होगा ये 180 होगा। कैसा होगा, 180। यहाँ भी कैसा होगा, 180 होगा, क्योंकि लीनियर मॉलिक्यूल्स होगा और एंगल ऑफ हमारा 180 होगा, ठीक है। ये सारी बातें आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाई गई है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लिया हमने और प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो कैसे बनाएंगे भाई, कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन कराते हो तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद कार्बन का रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम कार्बाइड बनता है। उसकी फिर हाइड्रोलिसिस कराएंगे आप तो आपको फॉर्मेशन होगा आपका कार्बन, ठीक है। क्या बन जाएगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे H और यहाँ पे H। तो ये फॉर्मेशन होगा आप जब जो है कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस कराते हैं। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है। यहाँ पे देखिए डिहाइड्रोहाइड्रोजन कराते हैं। यहाँ पे H जो एक बार यहाँ से H और यहाँ से Br निकले तो H प्रेजेंस में यहाँ लेगा। कैसे होता है देखो, मैकेनिज्म देखो बता रहे हैं। देखिए मैकेनिज्म, बोलते रहो तुम लोग समझ जाना, ठीक है। तो यहाँ देखिए रिएक्शन कैसे होती है। अगर हम बोलें तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपका Br है और यहाँ पे आपको Br है और आपने OH माइनस लिया है, बेस लिया हुआ है। तो इसमें क्या होगा, डिहाइड्रोजनेशन होगा, हाइड्रोजनेशन होगा। यहाँ पे मान लो कि इसके रिस्पेक्ट में अगर देखोगे तो यहाँ पे जो आपका जो हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो बीटा पोजीशन है ना, बीटा जो है बीटा ये लेगा एक बार इसको तो यहाँ से और यहाँ से हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और इस तरीके से फिर यहाँ जो Br है और यहाँ H है, बाद में फिर से रिएक्शन होगी, ये इसको लेगा, इधर आएगा और ये निकल जाएगा। तो फाइनली क्या बन जाएगा आपका, इस तरह से फॉर्मेशन हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा अगर यहाँ पे R लिया और यहाँ पे R लिया, ठीक है जी, इस तरह से। तो एल्काइन का फॉर्मेशन आप कर सकते हो। विशनल जो है यहाँ पे अगर कार्बन है, यहाँ Br है और यहाँ Br है, इसका डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन 2 बार करना पड़ेगा ना, तो ये पॉसिबल हो सकता है। चलिए तो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, विशनल डाइहैलाइड से बना सकते हैं ना, तो याद रहेगा विशनल डाइहैलाइड से आप कर सकते हो डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन। चलिए फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो फर्स्ट 3 मेंबर्स गैस होते हैं, नेक्स्ट 8 आर लिक्विड्स एंड हायर 1 है सॉलिड्स। ऑल एल्काइंस आर कलरलेस ऑर्डरलेस एक्सेप्ट इथाइलिन विच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है। ऑल एल्काइंस आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन नॉन पोरस सॉल्वेंट, क्योंकि यहाँ पोलैरिटी होती नहीं है। बल्कि मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट डेंसिटी इंक्रीज विथ इंक्रीज नंबर ऑफ पोलर मास, ठीक है, ये बात सेम है। एसिडिक बेसिस की बात करते हैं तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है एसिडिक होता है, कैसा होता है, एसिडिक होता है ना। तो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोकार्बन कह सकते हो, यहाँ पे ज़्यादा होता है। उसके बाद यहाँ पे इसमें क्यों है, यहाँ पे Sp है और यहाँ पे Sp2 है और यहाँ पे Sp3। एस कैरेक्टर बढ़ने की वजह से एसिडिटी आपकी बढ़ती है। तो यहाँ पे एडिशन की बात करें तो एल्काइन क्या करता है भाई, अगर उसका हाइड्रोजनेशन कराया जाए तो यहाँ पे आपको पहले एल्कीन बनेगा उसके बाद एल्किन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एडिशन कराया था तो यहाँ पे एडिशन रिएक्शन देता है। और देखिए क्लोरीन में एडिशन कराओगे तो यहाँ पे फिर से एडिशन कराओगे तो फाइनली एल्किन बन जाएगा। तो इस तरीके से एडिशन रिएक्शन देता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऑर्गेनिक्स तो वाटर का एडिशन हो रहा है तो यहाँ पे टॉटो में एडिशन हो रहा है ना, डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये रिएक्शन पूछती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, इसको याद रखना। तो बहुत सिंपल है, इसको कुछ करना नहीं है, बताइए। चलिए थोड़ा सा कर देते हैं अगर लगता है तो। देखिए यहाँ पे जो एल्काइन है, अगर आपने एल्काइन के साथ अगर रिएक्शन कराई है ना, साथ में अगर रिएक्शन कराई आपने H2O की इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एसिडिक सोर्स होगा, तो एल्काइन के साथ जो रिएक्शन होगी तो यहाँ पे क्या होगा, H प्लस यहाँ जो है उसके साथ रिएक्शन होगी और यहाँ पे आपका प्लस बनेगा इस तरीके से, और यहाँ पे H जुड़ गया मान लीजिए। अब फिर बाद में जो आपका OH जो वाटर है ना, वाटर है वो क्या करेगा भाई, यहाँ पे लोन पे है, ये यहाँ अटैक करेगा और फिर फाइनली क्या बन जाएगा आपको
OH प्लस और यहाँ पे H और यहाँ पे H और यहाँ पे डबल बॉन्ड। बाद में यहाँ से H प्लस निकल जाएगा और बाद में H प्लस निकलेगा भाई, तो आपको यहाँ OH मिलेगा, अरे मिलेगा ना, OH और यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पे H और यहाँ H और यहाँ देख सकते हो आप, ठीक है, OH मिल गया। तो यहाँ पे फॉर्मेशन इसका हो गया डबल बॉन्ड OH, बाद में क्या हो सकता है, टाइटोब्राइसन हो सकता है। यहाँ पे जो H है, अगर इसको देखें तो यहाँ पे जो आपका H है, ठीक है, क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो H है वो क्या करेगा भाई, इसके साथ इस तरह से होगा और टाइटोब्राइसन होगा, और आफ्टर टाइटोब्राइसन क्या होगा, यहाँ पे जो आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे आपको 3 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो एक कीटो फॉर्म है और आपका यहाँ इनॉल फॉर्म है ना, ये इस तरह से आइसोमराइजेशन हो जाएगा। ओके, तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, इंपॉर्टेंट है, इस तरह से होता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेशन की एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, ठीक है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से बोलते हैं नाउ कॉल्ड एरीन्स, इनको एरीन्स भी कहते हैं। बेंजीन्स इज द सिंपलेस्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरीन्स कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द जनरल फार्मूला CnHn2 -6 है ना, n इज नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड n इज नॉट लेस देन 6 है ना, उसका नंबर 6 नहीं, इससे कम नहीं होना चाहिए। m इज द नंबर ऑफ बेंजीन रिंग। ओके, तो इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप मेमोराइज करिए इसको, ठीक है। और नॉर्मल की बात करते हैं तो नॉर्मल एरोमेटिक कंपाउंड हैज 2 मेन पार्ट होता है ना, न्यूक्लियस होता है बेंजीन रिंग where all the 6 carbon atom are in sp2 hybridized state and there is the alternate double bond and single bond represented by, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेंजीन की स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पता रहना चाहिए। चलिए बात करें, देखिए यहाँ स्ट्रक्चर की बात करते हैं अगर हम, तो जो आपका बेंजीन है यहाँ पे, तो यहाँ थोड़ा सा देखिए इस तरह से आपका कार्बन है, यहाँ पे है जी, कार्बन है, तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल है ना, यहाँ पे जो ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल, वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन के साथ इस तरह से ओवरलैपिंग करते हैं, है ना। ये जो ओवरलैपिंग रीजन होता है इसमें सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से ओवरलैपिंग होती है। और यहाँ पे जो p ऑर्बिटल्स खड़े हैं, कौन से ऑर्बिटल्स, यहाँ पे जो बॉन्डिंग हुई है, सिग्मा बॉन्डिंग हुई है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें इस तरह से, तो यहाँ पे सारे सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो यहाँ पे जो ऑर्बिटल है इस तरह से 6 कार्बन पे 6 p ऑर्बिटल है, जो एक ही तरह से खड़े ना, प्लेनर कंडीशन है, और यहाँ पे जो इनकी ओवरलैपिंग हो रही है इसके साथ इसकी ओवरलैपिंग हो जाएगी, है ना। जैसे मान लो इसकी ओवरलैपिंग यहाँ हो गई, इसकी ओवरलैपिंग इसके साथ में हो जाएगी, इसकी ओवरलैपिंग यहाँ हो जाएगी, इस तरीके से ओवरलैपिंग होती है। तो कंडीशन में क्या बनेगा भाई, आपका बनेगा पाई बॉन्ड, है ना, इस तरह से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है ना, अल्टरनेट कंडीशन में। और अगर यही जो है आपका यहाँ बनता है, सपोज करें यहाँ पे आपका बन रहा है, मान लीजिए ये ऑर्बिटल इससे ओवरलैप ना करे, इससे कर ले, है ना, तो ये आपका जो है इससे करेगा और ये वाला फिर इससे करेगा, तो इस कंडीशन में आपको क्या बनेगा, इस कंडीशन में आपको ये बन जाएगा। तो इस तरह से देखिए इन दोनों के बीच में क्या रेजोनेंस है ना, इनको बोलते हैं। तो ज़्यादा रेजोनेंस अगर बनता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, और यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर क्या कर रहा है, डीलोकलाइज कर रहा है। इस तरह हम बना सकते हैं इसको, है ना, डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो डीलोकलाइज कोई रिंग के अंदर कर रहा है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर की बात करो, ईच कार्बन ऑफ एटम ना sp2 है ना, और यहाँ भी क्या है sp2, हर कार्बन जो रिंग का sp2 है, प्लेन कंडीशन में एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं इसको, है ना। इसका स्टेबिलिटी होता है ड्यू टू द पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, साइड चेन की बात करते हैं ना, एल्काइल साइड चेन क्या होता है, देखो एक न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, और यहाँ पे जो भी जो आर होता है ना उसको बोलते हैं साइड चेन, क्या बोलते हैं, साइड चेन बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए मोनो सब्स्टिट्यूट क्या होता है, डेरिवेटिव होता है, मतलब एक सब्स्टिट्यूट लगा होता है बेंजीन से, रिप्लेस उसको मोनो बोलते हैं। और अगर एक से ज़्यादा लगे होते हैं, डाई ट्राई, है ना, जो भी है सब्स्टिट्यूट होते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ एक ही सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, यहाँ पे 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट है, मोनो सब्स्टिट्यूट, डाई सब्स्टिट्यूट। डाई में है, हो सकता है आर्थो, पैरा और मेटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो चीज़ और है, अगर आप देखोगे, ठीक है, अगर बेंजीन रिंग है
अगर बेंजीन के साथ अगर हम बात करते हैं, अगर इस तरह से बेंजीन है ना, यहाँ पे एक्स लगा हुआ है एक, तो अगर यहाँ पे 2 लगा हुआ है एक्स और एक्स, तो यहाँ पे जो एक ही पोजीशन है, अगर इसको मेन ग्रुप माना जाए, इसकी पोजीशन में इसको आर्थो माना जाएगा। अगर ये चीज़ यहाँ आ गई एक्स और यहाँ एक्स है, तो ये आपस में जो है 1 2 3 इनको बोलेंगे जो है भाई ये मेटा पोजीशन पे, इसको पोजीशन को मेटा बोलते हैं, इसको आर्थो बोलते हैं, इसको वाले को पैरा बोलते हैं। और यहाँ पे अगर पोजीशन पे इस तरह से एक्स और एक्स है, तो इस तरह से डिफरेंट आइसोमर्स बन सकते हैं ना, इस पोजीशन के रिस्पेक्ट में, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में इसको आर्थो बोलते हैं, इसको मेटा बोलते हैं, और इस वाली पोजीशन को कैसा बोलते हैं, पैरा बोलते हैं। ओके, ठीक है। तो अगर देखें हम लोग आगे बढ़े तो आइसोमर्स की बात करें तो नंबर ऑफ आइसोमर्स जो होते हैं ना बढ़ते हैं। जैसे मतलब कि आपने 2 सब्स्टिट्यूएंट लगाया है, देखिए यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो इनकी जो आइसोमर्स की बात करें 1 2 पोजीशन आइसोमर्स है, 1 2 1 2 है ना, तो 1 2 इस तरह से, तो ये एम आइसोमर्स है, पी आइसोमर्स है ना, आर्थो मेटा पैरा आइसोमर्स होते हैं। यहाँ पे अगर बात करें ना 3 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं तो आइडेंटिकल्स हैं, अगर तो ओनली 3 पोजीशंस आइसोमर आर पॉसिबल। इंपॉर्टेंट है, पोजीशन आइसोमर कितने हो सकते हैं, 3, जब सब आइडेंटिकल होते हैं तो उस कंडीशन में। लेकिन जब वेन सब्स्टिट्यूएंट जो आर सेम एंड वन इज डिफरेंट, 6 आइसोमर आर पॉसिबल। इसमें अगर कोई डिफरेंट है उस कंडीशन में नंबर ऑफ आइसोमर्स बढ़ जाएंगे। फंक्शनल आइसोमरेज की बात करें तो दिस कैन बी सीन इन फिनाइल अल्कोहल एंड फिनॉल। यहाँ पे देखिए फिनाइल अल्कोहल में तो यहाँ पे C7 H2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे आप बेंजाइल अल्कोहल है और यहाँ पे क्रिसॉल है। इस कंडीशन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, प्रॉपर्टी अलग है, लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। तो इस तरह से आइसोमर्स को बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। टॉटोमरेज की बात करें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कीटो फॉर्म है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ डीलोकाइज हो सकता है और यहाँ पे इनॉल फॉर्म बनाएगा, इनॉल, तो यहाँ पे टाटोमरेज पॉसिबल है। ठीक है, स्ट्रक्चर बेंजीन के बारे में बता चुके हैं आपको कि बेंजीन स्ट्रक्चर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है, ईच कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज होता है, बॉन्ड एंगल अब कितना होता है 120 होता है। ठीक है, इस तरीके से हकल्स रूल क्या होता है, इंपॉर्टेंट रूल है फॉर एरोमेटिक कंपाउंड के लिए। यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूल मस्ट फॉलो द प्लेनर। अगर कोई कंपाउंड प्लेनर है, बेंजीन की अगर बात करते हैं तो यहाँ डबल बॉन्ड जो कार्बन sp2 मतलब ऑल द कार्बन एटम इन सिंगल प्लेन है ना, जो पी पाई वही बताया मैंने कि इस तरह से अगर ऑर्बिटल से, इस तरह से ऑर्बिटल से, तो ये प्लेनर है और इनके बीच में ओवरलैपिंग पॉसिबल है, डिलोकाइजेशन पॉसिबल पाई इलेक्ट्रॉन का है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेनरिटी इंपॉर्टेंट है। आप कह सकते हो sp2 हाइब्रिडेशन ईच एटम ऑफ द रिंग विच है ना, और कंप्लीट डिलोकाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन, जो भी पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है रिंग के अंदर, अगर n बराबर है ना 6 पाई इलेक्ट्रॉन है या 10 पाई इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीट डिलोकाइजेशन उसका पॉसिबल होना चाहिए। और प्रेजेंस ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इन द रिंग वेयर n इज द इंटीजर वैल्यू। ये सारी इंपॉर्टेंट रूल्स है, अगर फॉलो करता है वो कंपाउंड, दैट कंपाउंड और भी द रूल्स दैट इज कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो बेंजीन हुआ, साइक्लोपेंटेडाइन आयन हुआ, चाहे आपको साइक्लोहेप्टा है ना, ट्राइनाइल हो गया, या सारे जो कंपाउंड्स हैं एरोमेटिक कंपाउंड। ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ना रिंग के साथ, यहाँ पे जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ये रिंग के साथ यहाँ डिलोकलाइज हो रहा है, और इस कार्बन ऑर्बिटल में sp2 हाइब्रिडाइज है, तो इस तरह कंपाउंड के एरोमेटिक कंपाउंड n बराबर इसका 1 होगा। यहाँ पे देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे यहाँ इसके साथ डिलोकलाइज हो रहा है। ओके, तो यहाँ भी नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे जो कार्बन है वो भी sp2 है, मतलब हर जगह sp2 है। यहाँ देखो कार्बन sp2 है और यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज कर रहा है, इसलिए एरोमेटिक कंपाउंड है। यहाँ भी एरोमेटिक है, यहाँ भी एरोमेटिक और यहाँ भी एरोमेटिक। ठीक है, तो ये सारे एरोमेटिक कंपाउंड है। फॉलो कैसा है, n बराबर 0 1 2 3 होना चाहिए और sp2 हाइब्रिडाइज रिंग में होना चाहिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है आपको कि जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है मस्ट बी डिलोकलाइज्ड इन क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड से बोलते हैं जो साइक्लिक हो, प्लेनर हो, कंप्लीट डिलोकाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन का हो, हकल्स रूल फॉलो करे। n बराबर आपका क्या आना चाहिए 1 2 3 आना चाहिए। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन मस्ट बी डिलोकलाइज्ड इन क्लोज्ड रिंग। यहाँ पे देखो ये कंपाउंड एरोमेटिक है, कैसे 2 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, n बराबर कितना हो जाएगा 0। sp2 बराबर कार्बन कैसा है sp2 है, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक है। यहाँ पे देखो ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है ना, 4n सिस्टम डिलोकलाइज कर रहा है, तो बाकी सारी चीज़ सही है, साइक्लिक है, प्लेनर है, बट इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज कर रहा है और 4n पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज कर रहा है, इसलिए इस तरह कंपाउंड को एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। ये जो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक क्यों है, क्योंकि इसका जो है डीलोकलाइजेशन जो पाई इलेक्ट्रॉन का पॉसिबल नहीं है ड्यू टू द यहाँ पे जो प्लेनेरिटी मैच नहीं कर रही है ना, तो इनके बीच में पॉसिबल नहीं है डीलोकलाइजेशन, इसलिए नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। ओके, प्रिपरेशन कैसे करेंगे मीनिंग का, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन, इथाइन के साथ अगर रिएक्शन कराते हो ना रेड हॉट आयरन ट्यूब के अंदर, तो यहाँ पे आपको कह सकते हो पॉलीमराइज होकर प्रोडक्ट बनता है बेंजीन। डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड, अगर आपने डी कार्बोक्सिलेशन करा दिया तो यहाँ पे NH कैल्शियम ऑक्साइड प्रेजेंस में सोडालाइम है ना,
ओके, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेंजीन का फॉर्मेशन होगा, सोडियम कार्बोनेट निकलेगा। रिडक्शन ऑफ फिनॉल, फिनॉल का जिंक से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा बेंजीन का। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर नॉन पोलर कंपाउंड। ये मॉलिक्यूल जो बेंजीन है, बेंजीन के अंदर कहीं भी पोलैरिटी नहीं है, कैसा है, नॉन पोलर है, नॉन पोलर है ना। दीज आर द कलरलेस लिक्विड एंड सॉलिड विद द कैरेक्टरिस्टिक एरोमा। दीज आर द इमिसिबल इन वाटर बट इमिसिबल विद द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, विजिबल होता है और बर्न विद है ना सूटी फ्लेम। ओके, ये सब टेस्ट है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, वेरी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज मॉलिक्यूलर मास, साइज, इंक्रीजेज वन बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मेल्टिंग पॉइंट बात कर सकते हैं तो डिपेंड अपॉन द मॉलिक्यूलर साइज एंड सिमेट्री। आर्थो, मेटा, पैरा, डायलीन्स, पैरा इज आइसोमर्स हैज अ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। ओके, इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना है। ओके, ठीक है जी। चलिए हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की। तो यहाँ पे आप जानते हो कि जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर लेस रिएक्टिव देन एल्केन्स and alkynes because pi electrons are involved in the delocalization and not available for the addition of reaction। ठीक है, तो बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं देता है ना, बट बेंजीन रिंग इज इलेक्ट्रॉन रिच कंडीशन में होता है। इलेक्ट्रोफाइल कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन आइटम ऑफ द रिंग। यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, बेंजीन के रिंग का कोई भी हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो सकता है विद इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, यहाँ पे एडिशन रिएक्शन नहीं होती है, बेंजीन रिंग डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। एरोमेटिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन और rather than addition reaction। Under the special condition they can also undergo addition and oxidation। तो भाई अलग कंडीशन हो जाएगी। यहाँ देखिए, यहाँ पे सल्फोनेशन, यहाँ पे बेंजीन के साथ रिएक्शन कराते हो सल्फोनेशन है, क्योंकि यहाँ पे SO3H को अगर जोड़ा हो तो सल्फोनेशन बोलते हैं। यहाँ पे अगर आपने COR को जोड़ा है तो इसको बोलते हैं फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, इसको एल्काइलेशन बोलते हैं। ठीक है, जब यहाँ पे R से जोड़ते हो, यहाँ पे अगर 6 क्लोरीन को जोड़ रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे बोलते हैं आपका हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बोलते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे, और यहाँ पे अगर एनहाइड्रस कंडीशन में Cl2 के साथ रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पे आपकी रिएक्शन होती है और क्लोरीनेशन यहाँ पे भी होता है। नाइट्रेशन जब NO2 को ऐड करते हैं तो नाइट्रेशन बोलते हैं, और क्लोरीन को ऐड करते हैं तो हाइड्रोजनेशन। ओके, कंबशन किसे बोलते हैं, यहाँ पे अगर आपने ऑक्सीडेशन कराया है ना, तो ये सारी रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक है, इसको याद रखना, ऑल रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस क्या होता है, कोई फंक्शन ग्रुप अगर रिंग पे प्रेजेंट है वो डायरेक्ट करेगा इनकमिंग ग्रुप को, और वो बताएगा कि भाई तुम्हें कहाँ आगे बॉन्ड बनाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हो आर्थो पैरा डायरेक्टिव से बोलते हैं दोज ग्रुप विच डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द बेंजीन रिंग, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और हमेशा जो इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करता है टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑन आर्थो एंड पैरा पोजीशन। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच कंडीशन है। यहाँ पे देखो जो यहाँ आर्थो पोजीशन है, यहाँ पे जो पैरा पोजीशन है, यहाँ पे आर्थो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज नहीं, मेटा पे कहीं पे भी जो मेटा पोजीशन है उसके ऊपर कहीं पे भी नेगेटिव चार्ज नहीं है। इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल ऑलवेज है ना सब्स्टिट्यूट द हाइड्रोजन ऑन आर्थो एंड पैरा बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिच कंडीशन है वहाँ पे, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो ग्रुप होगा, डोनेटिंग ग्रुप होगा, हमेशा क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, और इस कंडीशन पे जो आपका जो आर्थो और पैरा पोजीशन है वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल को देंगे, और मेटा पोजीशन पे आपका नहीं हो पाएगा। लेकिन मेटा डायरेक्टली से बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे। यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ CH3 है, C2H5 है, OCH3 है, NH2 है, NHR है, सब सारे कैसे इलेक्ट्रो डोनेटिंग ग्रुप है विच डायरेक्ट टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक एब्जॉर्प्शन आर्थो एंड पैरा पोजीशन। ठीक है, और यहाँ नाइट्रो ग्रुप हो गया, जो भी है ग्रुप है ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इस कंडीशन में हमेशा मेटा पोजीशन प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेंजीन कुछ और भी टॉक्सिसिटी भी है। बेंजीन एंड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग more than 2 benzene ring fused together are toxic and said to be possess cancer producing कार्सियोजेनिक प्रॉपर्टी है ना। अगर एक से ज़्यादा रिंग प्रेजेंट है उसमें तो उसका जो नेचर होगा वो कार्सियोजेनिक होगा। सच पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स आर फॉर्म इन इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक टोबैको, कोल्स एंड पेट्रोलियम। ठीक है, दे इंटर इनटू द ह्यूमन बॉडी एंड अंडरगो वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस एंड फाइनली डैमेज द DNA एंड कॉज द कैंसर। ठीक है, तो इसलिए वही बचना है इनसे, अगर कोई बाद में इसमें एक्सपेरिमेंट करता है तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, थैंक यू।